हेलो बच्चों, आज फिर हम उपस्थित हैं फिजिक्स के एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। आज के इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक है कूलाम का नियम। ओके, अच्छा, हम क्या जानते हैं कि जब समान प्रकृति के दो आवेशों पास पास रखते हैं तो उनके मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, जबकि यदि आवेश विपरीत प्रकृति के हैं तो उनके मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। अब प्रश्न ये उठता है कि जो आकर्षण बल है अथवा प्रतिकर्षण बल है उसका परिमाण किन किन राशियों पर निर्भर करता है। तो इसका जवाब सर्वप्रथम दिया था चार्ल्स अगस्टिन डी कूलाम ने। ओके, कूलाम ने क्या किया था, 1785 में दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल के लिए एक नियम प्रतिपादित किया था। और यह नियम किस आधार पर प्रतिपादित किया था? एक प्रयोग के आधार पर प्रतिपादित किया था। उन्होंने क्या किया कि दो आवेशित मेटलिक स्फेयरों के मध्य बल ज्ञात किया और उस बल ज्ञात करने के लिए उन्होंने एक उपकरण का उपयोग किया था। उस उपकरण का नाम है ऐठन तुला। अब हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम इस ऐठन तुला की कंस्ट्रक्शन के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक कांच का एक बेलनाकार बॉक्स होता है, ओके, जिस पर एक ढक्कन लगा रहेगा और इस ढक्कन में दो छिद्र होंगे। बीच वाला जो छिद्र है इसके ऊपर एक कांच की और ट्यूब लगी रहेगी और इस कांच की ट्यूब पर हमारे पास एक धातु का ऐठन शीर्ष लगा रहेगा और इसी ऐठन शीर्ष से एक तार लटका रहेगा। ओके, इस तार को हम क्या बोलेंगे, ऐठन तार, क्योंकि इसी तार के अंदर ऐठन उत्पन्न होगी। अच्छा, इस ऐठन तार से क्षैतिज एक रॉड लगी रहेगी और इस रॉड के दोनों सिरों पर धातु की दो बॉल लगी रहेगी। ओके, क्या लगी रहेगी, धातु की दो बॉल लगी रहेगी। अच्छा, जब ये जो रॉड है जब रोटेट होगी तब कितने डिग्री के एंगल से रोटेट हो रही है उसका मापन के लिए हम क्या करें, यहाँ पर एक स्केल लगा रहता है। ये स्केल क्या मापेगा कि कितना इसमें ऐठन उत्पन्न हो रहा है। ओके, अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि एक और धातु की बॉल होगी और ये जो धातु की बॉल है वो इस वाली बॉल के बिल्कुल समान होगी। ओके, अब हम क्या करते हैं कि सर्वप्रथम ये जो धातु की बॉल है इसको किसी रेशम के कपड़े से रगड़कर इसको आवेशित कर देते हैं। तो इस पर क्या उत्पन्न हो जाएंगे, आवेश उत्पन्न हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इस बॉल को बॉक्स के अंदर लेकर आएंगे और ये जो बॉल है उससे टच कराएंगे। टच कराने पर क्या होगा कि चूंकि दोनों बॉल समान है इसलिए क्या होगा, दोनों पर समान आवेश वितरित हो जाएगा। आधा आवेश इसका इस पर चला जाएगा। अब क्या करें, अब इसको थोड़ा सा यदि अपन हटाएं बॉल को, अच्छा, दोनों पर आवेश कैसे, धनात्मक आवेश है, तो जैसे बॉल को हटाएंगे तो दोनों के बीच में कौन सा बल कार्य करेगा, प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। और प्रतिकर्षण बल कार्य करने के कारण ये जो रॉड है वो दोलन करने लगेगी। ओके, इस तरह से ये रोटेट होने लगेगी। इस रोटेशन के कारण क्या होगा, इस तार के अंदर ऐठन उत्पन्न होगी। अच्छा, इस स्केल के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इस ऐठन एंगल का मान ज्ञात कर सकते हैं और इसी ऐठन कोण के द्वारा दोनों बॉलों के मध्य लगने वाले बल को ज्ञात किया जा सकता है। अच्छा, अब एक इसमें थोड़ा सा और आगे है कि जैसे ही हम ये वाला प्रयोग कर लेते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, इस बॉल को वापस एक दूसरी अनावेशित बॉल से टच करते हैं। तो क्या होता है, अनावेशित बॉल से टच करने पर क्या होगा कि पुनः आवेश वितरित हो जाएगा। चूंकि दोनों बॉल समान है इसलिए आधा आवेश इस पर वितरित हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि इस बॉल को पुनः इस ऐठन तुला के अंदर हम लेकर आएंगे और ऐठन तुला के अंदर लाकर वापस इस बॉल के नजदीक लाएंगे तो क्या होगा, वापस इन दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। लेकिन अब इस स्थिति में क्या होगा, जो ऐठन एंगल का मान है अब कम प्राप्त होगा। क्यों, क्योंकि आवेश का मान इस बॉल पर कम हो गया। पुनः हम क्या करेंगे, ऐठन एंगल का मान ज्ञात कर बल की गणना कर सकते हैं। ओके, और इस आधार पर, बल की गणना करने के आधार पर कूलाम ने क्या किया, एक नियम प्रतिपादित किया। उसने क्या देखा कि जो बल का मान आ रहा है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती आ रहा है। ओके, और साथ में उन्होंने क्या किया कि जो दोनों बॉल हैं उन दोनों बॉलों के बीच की दूरियों को परिवर्तित करके भी इस ऐठन एंगल का मान ज्ञात कर बल की गणना करी।
और उसके आधार पर वो किस आधार पर पहुंचा कि जो दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला बल है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती आ रहा है। ओके, कूलाम का जो नियम है वो इस प्रकार बनता है कि यदि हमारे पास दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 है और उन दोनों के मध्य की दूरी स्मॉल r है, तो क्या होगा, कूलाम के नियम के अनुसार क्या होगा, दोनों आवेशों Q1 व Q2 के मध्य लगने वाला जो बल है वो किसके समानुपाती होगा, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होगा। साथ में क्या होगा, अपने पास उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो बल क्या हो जाएगा, F समानुपाती है 1/r² की। अच्छा, इसकी दिशा का क्या करें, दिशा किधर होगी, बल है, बल एक सदिश राशि है, तो बल की दिशा किधर होगी, तो बल की दिशा बहुत आसान है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगी। Q1 और Q2 को आप मिला दीजिए। ओके, Q1 और Q2 को मिलाने पर जो रेखा प्राप्त हो रही है वही रेखा, बल जो होगा वो इसी रेखा के अनुदिश होगा। यदि प्रतिकर्षण बल है तो बाहर की तरफ होगा और आकर्षण बल है तो फिर वह अंदर की तरफ कार्य करेगा। ओके, अब हमारे पास क्या, हमने क्या पढ़ा, कूलाम का परिमाण ज्ञात कर लेते हैं। अभी ऊपर जो हमने पॉइंट्स बताए उसके आधार पर वापस लिख लेते हैं इसको, दोनों पॉइंट्स को हम मिक्स करेंगे तो बल क्या जाएगा, F समानुपाती है Q1 Q2 बटावा r²। F समानुपाती है Q1 Q2 बटावा r²। अब ये समानुपाती का निशान हमको हटाना पड़ेगा। जब हम समानुपाती का निशान हटाएंगे तो क्या लगाना पड़ेगा, एक समानुपाती नियतांक लगाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक K समानुपाती नियतांक लगा दिया है। तो समीकरण हमारे पास क्या हो गया, F बराबर K Q1 Q2 बटावा r²। ओके, अच्छा, ये जो K है उसका मान किस पर निर्भर करता है, एक तो माध्यम की प्रकृति पर। ओके, भिन्न भिन्न माध्यम है तो K का मान भिन्न भिन्न होगा, क्योंकि K का मान भिन्न भिन्न है तो फिर बल का मान भी भिन्न भिन्न होगा। दूसरा, एक मात्रक पद्धति पर भी निर्भर करता है। यदि हम बात करते हैं निर्वात की, यदि निर्वात की बात करें और हम यूनिट सिस्टम जो ले, मात्रक पद्धति लें, वो यदि ऐसा ही लें तो K का मान कितना है, 1/4πε0 और इसका मान कितना है, 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है वो क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। तो इसका मान कितना है, एप्सिलॉन0 बराबर 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर बटावा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब यदि बात करें हम CGS यूनिट सिस्टम की, तो CGS यूनिट सिस्टम में क्या होगा, K का मान कितना होता है, 1। K का मान कितना होता है, 1 होता है। और एप्सिलॉन0 का मान कितना हो जाएगा, 1/4π। ओके, क्यों हो जाएगा, देखो हमारे पास क्या है, 1/4π एप्सिलॉन नॉट बराबर 1। यदि एप्सिलॉन नॉट को 1 से गुणा कर दो तो एप्सिलॉन नॉट का मान कितना आ जाएगा, 1/4π। ओके, क्लियर अपने। अब हम क्या करते हैं, कूलाम के नियम के सदिश रूप का अध्ययन करते हैं। अच्छा, बल क्या एक सदिश राशि है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, कूलाम के नियम को सदिश रूप में लिखना ज्यादा सुविधाजनक है। इसके लिए क्या मान लेते हैं कि दो आवेश Q1 व Q2 है और जो मूल बिंदु के सापेक्ष इनके सदिश कितने कितने हैं, R1 सदिश और R2 सदिश। ओके, अच्छा, जो आवेश Q2 है उसका Q1 के सापेक्ष स्थिति सदिश कितना मान लें, R21 सदिश। कितना मान लेते हैं, R21 सदिश। और इस R21 सदिश का मान कितना हो जाएगा, R2 माइनस R1। ये कैसे आएगा, वही हम सदिशों के संयोजन का त्रिभुज नियम लगा सकते हैं। अच्छा, सदिशों के संयोजन का त्रिभुज नियम क्या कहता है कि जैसे ये सदिश R1 है और ये सदिश क्या है, R21, दोनों एक ही क्रम में चल रहे हैं और जो R2 सदिश है वो क्या है, विपरीत क्रम में है। तो क्या होगा, R1 सदिश और R21 सदिश का योग किसके बराबर होगा, R2 सदिश के बराबर होगा। तो R1 सदिश प्लस R21 सदिश बराबर कितना हो जाएगा, R2 सदिश। ओके, अब ये पक्षांतर करके इस R1 को उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, R21 सदिश बराबर R2 माइनस R1। ओके, तो इसका परिमाण कितना आ जाएगा हमारे पास, मॉड ऑफ R21 बराबर मॉड ऑफ R2 माइनस R1। अब हम क्या करते हैं कि Q1 के कारण Q2 पर कितना बल है वो ज्ञात करेंगे। ओके, अच्छा, उसको हम कैसे लिख रहे हैं, F21 सदिश। कैसे लिख रहे हैं, F21 सदिश। ओके, अच्छा, जो कूलाम का नियम था वो कूलाम का नियम हमको क्या दे रहा था, बल का परिमाण। अच्छा, उसको सदिश रूप में लिखना है तो क्या करना पड़ेगा,
दिशा से गुणा करना पड़ेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, F21 सदिश को कैसे लिख सकते हैं, F21 सदिश बराबर F21 इंटू R कैप R21 कैप। अच्छा, R21 कैप क्या है, Q1 से Q2 की ओर एकांक सदिश है, Q1 से Q2 की ओर एकांक सदिश है। ये बल की दिशा को भी बता रहा है, क्योंकि हमने क्या बोला था कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही बल की दिशा होगी। ओके, और R21 सदिश की तरह दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही है। तो एक्चुअली जो R21 कैप है वो F21 की दिशा को ही प्रदर्शित कर रहा है। अब अपन क्या करते हैं, इस F21 का मान रख देते हैं। अच्छा, F21 कितना था, K Q1 Q2 बटावा R21 सदिश का स्क्वायर। ओके, मॉड लगा दिया हमने, तो ये क्या हो जाएगी, इसका परिमाण हो गया। तो F21 सदिश क्या हो जाएगा, F21 सदिश बराबर K Q1 Q2 बटावा R21 का स्क्वायर R21 कैप। ओके, तो ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, Q1 के कारण Q2 पर लगने वाले बल को प्रदर्शित कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसका उल्टा करेंगे कि Q2 के कारण Q1 पर कितना बल लग रहा है। ओके, Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम Q2 के सापेक्ष Q1 का स्थिति सदिश निकाल लेते हैं। उसका मान कितना मान लेते हैं अपन, R12 सदिश। कितना हो जाएगा, R12 सदिश का मान कितना हो जाएगा, R1 माइनस R2 सदिश। कैसे निकालेंगे, वही सदिशों के संयोजन के त्रिभुज नियम के द्वारा हम इसको ज्ञात करेंगे। और इसका परिमाण हम कैसे लिख देंगे, R12 सदिश का मॉड बराबर R1 माइनस R2 सदिश के मॉड। ओके, अब हम क्या करते हैं, R2 के कारण Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल मान लेते हैं कितना है, F12 सदिश। और F12 सदिश को कैसे लिखेंगे, वही F12 सदिश बराबर F12, ये क्या है, परिमाण है, इंटू R12 कैप। अच्छा, R12 कैप क्या है, Q2 से Q1 की ओर एकांक सदिश, Q2 से Q1 की ओर एकांक सदिश। और ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, F12 की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। ओके, तो अब यदि हम F12 का मान कूलाम के नियम से रख दें, तो Q2 के कारण Q1 पर लगने वाले बल का सदिश रूप क्या जाएगा, F12 सदिश बराबर K Q1 Q2 बटावा R12 का स्क्वायर और R12 कैप। ओके, अच्छा, अब हम क्या देख रहे हैं कि जो R12 कैप है और R21 कैप है वो क्या है, परस्पर एकांक सदिश है, विपरीत एकांक सदिश है। विपरीत एकांक सदिश क्यों है, क्योंकि इनमें से एक किसको प्रदर्शित कर रहा है, Q1 से Q2 की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, और दूसरा Q2 से Q1 की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। दोनों का परिमाण तो एक ही है। ओके, लेकिन दिशा क्या है, विपरीत है, इसलिए क्या होंगे, ये परस्पर विपरीत एकांक सदिश होंगे। तो इनको हम कैसे लिख सकते हैं, R12 कैप बराबर माइनस R21 कैप। अब यदि ये जो मान है वो ऊपर जो हमने समीकरण निकाली थी F12 सदिश और F21 सदिश के, उसमें रखें तो हमको क्या प्राप्त होगा, F12 सदिश बराबर माइनस F21 सदिश। इसका मतलब क्या हुआ कि Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल और Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल परिमाण में तो क्या होंगे, बराबर होंगे, और दिशा में क्या होंगे, विपरीत होंगे। ओके, और ये किसका नियम कहता है, न्यूटन का तीसरे नियम। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है ना, कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। तो यहां पर क्या हो रहा है, Q1 Q2 पर बल लगा रहा है और Q2 प्रतिक्रिया स्वरूप Q1 पर बल लगा रहा है, इसलिए दोनों पर लगने वाला बल तो क्या है, समान है, लेकिन दिशा क्या है, विपरीत है। अच्छा, एक चीज और है कि जो दोनों आवेशों पर लगने वाला बल है, जो आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है, लेकिन वो बल की दिशा किधर है, हमेशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिशी है। और ऐसे बल कौन से बल कहलाते हैं, हमेशा केंद्रीय बल ही कहलाते हैं। कौन से बल, केंद्रीय बल। इनकी चर्चा हम 11th क्लास में कर चुके हैं। ओके, अब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। देखो, पहली चीज क्या है कि कूलाम का नियम केवल और केवल स्थिर व बिंदु आवेशों के लिए ही वैध है। यदि कोई आवेश गतिमान है तो हम फिर कूलाम का नियम नहीं लगा सकते, कूलाम के नियम के द्वारा बल का मान नहीं ज्ञात कर सकते। क्यों, क्योंकि जो गतिमान आवेश है उनके मध्य विद्युत बल के अतिरिक्त कौन सा बल भी लगता है, चुंबकीय बल भी
लगता है। जब भी आवेश गतिमान होता है तो वो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और फिर चुंबकीय बल भी लगने लगता है। तो यहां पर जो हमको ध्यान रखना है, ये कूलाम का नियम क्या करना है, केवल स्थिर आवेशों पर और बिंदु आवेशों पर ही लगाना है। ओके। अच्छा, दूसरा एक चीज और है कि यदि हमारे पास दोनों आवेशों के बीच की दूरी 10⁻⁻15 मीटर से कम हो, वो 1 फर्मी से कम हो, तो भी हमारे पास जो बल का मान है वो कूलाम के नियम से ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इतनी कम दूरियों पर क्या होता है, नाभिकीय बल भी लगने लगता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में भी हम क्या कर सकते हैं कि बल का मान कूलाम के नियम से ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ओके। अच्छा, एक चीज और है हमारे पास, यदि दो आवेश है, ओके, और दोनों आवेशों के बीच में कोई बल लग रहा है और उनके पास तीसरा कोई बल है, तो दोनों आवेशों के बीच में जो कूलाम बल लग रहा है वो इस तीसरे बल से प्रभावित नहीं होगा। ओके। कुल बल का मान हम ज्ञात कर सकते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत से, लेकिन दोनों आवेशों के बीच में जो बल लग रहा है, केवल दोनों आवेशों की बात कर रहे हैं, वो तीसरे आवेश से प्रभावित नहीं होगा। ओके। अच्छा, चौथा क्या है कि कूलाम का जो बल है वो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है, और जो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है वो कैसे बल होता है, संरक्षी बल होते हैं। ओके। तो कूलाम का नियम भी क्या है, एक संरक्षी बल है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कुल आवेश के मात्रक की। आवेश का मात्रक क्या है, एसआई पद्धति लें, एसआई यूनिट सिस्टम ले तो उसमें आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम, और इस एक कूलाम किसके बराबर होता है, 1 एम्पीयर इंटू सेकेंड के बराबर होता है। ओके। अच्छा, सीजीएस यूनिट सिस्टम लें तो सीजीएस यूनिट सिस्टम में क्या होगा, कूलाम का मात्रक स्टेट कूलाम, क्या लिखेंगे, स्टेट कूलाम, या फिर इसको हम लिख सकते हैं फ्रैंकलिन से। ओके, किससे लिख सकते हैं, फ्रैंकलिन से। अच्छा, एक कूलाम का मान किसके बराबर होता है, 3 × 10⁹ ESU। ESU क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के बराबर है। ओके। अच्छा, एक यूनिट और होती है इसकी, EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। कौन सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। अच्छा, इसके लिए हम यदि संबंध देखें तो एक EMU बराबर किसके बराबर होता है, 10 कूलाम की। एक EMU बराबर किसके होगा, 10 कूलाम की। अच्छा, एक यूनिट और है, आवेश का एक मात्रक और है, क्या है, फेराडे। फेराड तो क्या है, धारिता का मात्रक, यहां हम क्या लिख रहे हैं, फेराडे। ओके। अच्छा, एक फेराडे बराबर क्या होता है, यहां पर देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 96,500 कूलाम। कितना है, एक फेराडे बराबर 96,500 कूलाम है। ओके। अब हम बात करते हैं परावैद्युतांक की। किसकी बात करें, परावैद्युतांक की बात करते हैं कि यदि हमारे पास दो आवेश है जिनका परिमाण फिक्स रख रखा हमने, और हम क्या करते हैं, इनको भिन्न भिन्न माध्यमों में रखते हैं, तो क्या होगा, बल का मान समान रहेगा या भिन्न भिन्न होगा। हमने क्या पढ़ा था, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटा हुआ R²। यहाँ 1/4πε0 क्या K है, और हमने क्या बोला था कि जो K का मान है वो किस पर निर्भर करता है, माध्यमों पर निर्भर करता है, माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब जैसे जैसे माध्यम चेंज होंगे तो उनके मध्य लगने वाला बल भी अलग अलग होगा। ओके। मान लेते हैं पहले यहां पर हमने दो आवेश Q1 और Q2 लिए हैं जिनके बीच की दूरी R है, और इसको हमने क्या रखा है, निर्वात में रखा है, और इनके बीच में लगने वाला बल कितना है, F0। अब यदि मैं माध्यम चेंज कर दूं, इनके बीच में कोई माध्यम रख देता हूं, जैसे पानी रख दिया मैंने या मोम रख दिया, तो इस वाली स्थिति में क्या होगा, दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल परिवर्तित हो जाएगा। मान लेते हैं वो बल कितना है, Fm है। क्या है, Fm है। ओके। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी है हमारे पास कि जो दो आवेशों के बीच में लगने वाला जो सर्वाधिक बल है वो कब होगा, जब उनके मध्य क्या होगा, निर्वात होगा। कब होगा, निर्वात होगा। अच्छा, दोनों के बीच में बल का मान शून्य भी हो सकता है क्या, हाँ, यदि दोनों के बीच का जो माध्यम है वो यदि सूचालक है, धातु लिया आपने, तो उस वाली स्थिति में दोनों आवेशों के मध्य में लगने वाला बल शून्य भी हो सकता है। अच्छा, कोई दूसरा माध्यम भर दे, जैसे हमने ऊपर बताया था कि दूसरा माध्यम भर दे तो क्या होगा, जाहिर है बल कम हो जाएगा, किसकी अपेक्षा, निर्वात की अपेक्षा कम हो जाएगा। अच्छा, ऐसा होता क्यों है, एक्चुअली माध्यम की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, परावैद्युतांक। माध्यम की एक प्रॉपर्टी है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, परावैद्युतांक बोल रहे हैं, और इसी परावैद्युतांक के कारण क्या होता है कि दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला बल कम हो जाता है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि परावैद्युतांक को परिभाषित कर सकते हैं।
परावैद्युतांक को कैसे परिभाषित करेंगे कि किसी अन्य माध्यम की उपस्थिति में, अन्य माध्यम कुछ भी हो सकता है, जैसे पानी है, मोम है, किसी अन्य माध्यम की उपस्थिति में आवेशों के मध्य जो बल लग रहा है वो निर्वात की अपेक्षा कितना गुना कम हुआ है, उसी को हम क्या बोलेंगे, परावैद्युतांक। और इसको किससे प्रदर्शित करेंगे, एप्सिलॉन आर से। तो एप्सिलॉन आर बराबर क्या हो जाएगा, निर्वात में आवेशों के मध्य बल, किसके, निर्वात में, निर्वात में आवेशों के मध्य बल बटावा माध्यम में आवेशों के मध्य बल। अब यदि इनके मान हम रख दें F0 और Fm के मान यदि हम रख दें, F0 का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटावा R स्क्वायर, और Fm का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटावा R स्क्वायर। जब हम मान रखेंगे तो क्या होगा कि Q1 Q2 से Q1 Q2 कट जाएगा, R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया, 4 पाई से 4 पाई कट गया, बचा क्या हमारे पास, केवल एप्सिलॉन बटावा एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर एक परिभाषा और हमारे पास मिल रही है परावैद्युतांक की, एप्सिलॉन आर बराबर क्या है, माध्यम की विद्युत, सॉरी एप्सिलॉन आर क्या है, सापेक्ष विद्युतशीलता, और इसका मान किसके बराबर होगा, माध्यम की विद्युतशीलता बटावा निर्वात की विद्युतशीलता। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एप्सिलॉन बटावा एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी माध्यम का परावैद्युतांक उस माध्यम के निरपेक्ष विद्युतशीलता व निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। अब प्रश्न उठता है इसका मात्रक क्या है, मात्रक कुछ नहीं है, बल में बल का भाग लगेगा तो कोई मात्रक मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो एक्चुअली क्या है, परावैद्युतांक क्या है, मात्रकहीन और बीमाहीन राशि है। ओके, अच्छा अब हम कुछ माध्यमों के परावैद्युतांक की बात कर लेते हैं। जैसे निर्वात है, निर्वात का परावैद्युतांक कितना होता है 1, और धातु का परावैद्युतांक कितना होगा, इनफाइनाइट, कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। और यदि शुद्ध पानी लें तो शुद्ध पानी का परावैद्युतांक कितना है, 80 है। और यदि हम मोम लें तो मोम का परावैद्युतांक होगा 2 से 2.5 के बीच में होगा। ओके, तो आज हमने क्या पढ़ा है, आज हमने कूलाम का नियम पढ़ा है, कूलाम ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके उपकरण के बारे में अध्ययन किया। ओके, कूलाम के सदिश नियम, सदिश रूप के बारे में अध्ययन किया, परावैद्युतांक के बारे में भी अध्ययन किया। ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे।